हेलो गाइस, मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस करेक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथ साथ उम्मीद करते हैं आप बखुशी होंगे, बखैरियत होंगे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारे चैनल पे अगर आप मुस्कुराते रहना चाहते हैं तो इसकी रीज़न है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं जी वीडियो। मेजर साहब की वीडियो सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये जो कह रहे हैं शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर, बात न्यूक्लियर पावर की नहीं है। शेमफुल फॉर एनीबडी टू बेग। किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे ना हो, और फौज किसी भी देश की, भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कोई भी हो, वो उस देश की ना, जिसको कहते हैं जो अफगानी लोग हैं ना, कोई भी हो यार, एक मेरा सलूट है यार। भीख नहीं मांगते लोग, ये भूखे सो जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि भूल जाओ, हमने तुमसे पैसे लिए ही नहीं है, भूल जाओ हमने तुमसे पैसे लिए हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट डेट फॉर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ ने एक और गोली दे दी। मैंने कल डिस्कस करा था आपके साथ वीडियो पे। शहबाज शरीफ ने फिर एक और गोली दे दी उसी स्पीच में आगे बोल के। इट इज शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर टू बेग। एक एटमी ताकत, एक न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो भीख मांगता है। अब कोई शर्म वरम की बात नहीं, ये सब ना झूठ बोलते हैं शहबाज शरीफ कि हमें बड़ी शर्म आती है। शर्म क्या आती है? तुम तो प्रोफेशनल बेकारी हो, तुम्हें शर्म किस चीज की आती है? अपना काम करने में क्या शर्म है यार? भाई, अगर कोई लोहार है और वो लोहे की चीज बना रहा है, उसको फक्र है। अगर मैं फौजी था, मुझे अपने फौजी होने में फक्र है। जो सुनार है उसको सोने का काम करने में फक्र है। जो IT इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर करता है, कोडिंग करता है, उसको उसमें फक्र होता है। दुकानदार कोई चीज बेचता है, वो बड़ा प्राउडली बेचता है। तो भाई, तुम भिखारी हो, यू शुड फील प्राउड। तुम्हें फक्र होना चाहिए कि तुम भिखारी और क्या भीख मांगते हो। और दुनिया के इतिहास में, पूरी इस दुनिया की तारीख में तुम लोग जैसे भिखारी पैदा नहीं हुए। यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल्स। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये अपने ना डोमेस्टिक ऑडियंस को चूरन खिलाने के लिए, हमारा दिल टूट गया यार। जब भी हम भीख मांगते हैं ना, हमारा दिल टूट जाता है। हम चाहते नहीं, हम बड़े गैरतमंद लोग हैं, है ना, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं। जब किसी इज्जतदार बंदे को भीख मांगनी पड़ती है तो उसका कितना दिल टूटता होगा, सोचो। ये ऐसे डायलॉग मारते हैं झूठे। इमरान खान ने क्या बोला था? मैं सुसाइड कर लूंगा। ओ भाई साहब, यूट्यूब में जाके देखो इमरान खान के बयान। इमरान खान ये कहता है कि मैं एक्चुअली सुसाइड कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाके हाथ फैलाने पड़े या किसी के सामने भीख मांगनी पड़े। मैं कशकोल तोड़ दूंगा। और सबसे ज्यादा भीख इमरान खान ने मांगी। तो ये सब पाकिस्तानियों को झूठ बोल बोल के, और पाकिस्तानी भी पता नहीं क्या मासूम है, क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता यार। इनका क्या प्रॉब्लम है कि ये जो भी इनको गोली देता है, गोली स्वॉलो कर लेते हैं गोली। तो ये कहते हैं साहब बड़ा शेमफुल है। शेमफुल तो है ही। और ये जो कह रहे हैं शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर, बात न्यूक्लियर पावर की नहीं है। शेमफुल फॉर एनीबडी टू बेग। किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे ना हो, उसके लिए शेमफुल है। और यहां पे मैं पाकिस्तानी भाई बहनों से चाहता हूं एक सवाल अपने आप से पूछें। इस न्यूक्लियर हथियार ने आपको क्या दे दिया? क्या दे दिया इसने आपको? इसने खाना दे दिया, इसने बीमार का इलाज करा दिया, भूखे के पेट में रोटी डाल दी। इसने करा क्या आपको? आपकी गैरत पे 4 चांद इसने लगा दिए। करा क्या? कुछ नहीं करा। आज इसी न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में आप लोग डरे डरे जैसे सांप सूंघ गया होगा घूम रहे, कहीं ये ना ले ले हमसे, कहीं ये ना ले ले। अब तो इसी को गिरवी रखने की बात आ गई। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये सब बातें हो रही हैं कि हमारे आपके न्यूक्लियर हथियार किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, और ना आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, ना आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। और अगर आप अपना इतिहास, अपनी तारीख पढ़ें तो आप ही ने भारत के ऊपर अटैक करा है। और आपके खुद लोग ये कहते हैं, आपके लोग खुद ये एडमिट करते हैं छाती ठोक के, और हम गाजी हैं, हम मोमिन हैं, हम पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब नाम, हम मुजाहिद हैं, हम फलाने हैं। और यार एक बार जीत भी जाओ ना लड़ाई यार। इतने तुम्हारे नाम इतने लंबे हैं, तुम्हारे 10-10 फुट के तुम्हारे नाम हैं, और हरकतें तुम्हारी इतनी छोटी हरकतें।
तो भाई जितने लंबे तुमने नाम रख रखे हैं, गाजी, मुजाहिद, फलाना ढिमका, तो कुछ जीत के भी तो दिखा दो कि सिर्फ शेरो शायरी करनी है तुमने। हिंदू खा जाएगा, इंडिया अटैक कर लेगा, यही तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाल के बचपन से तुम्हें बिगाड़ दिया। तुमने बोला हमें बम चाहिए, उसने क्या बोला जुल्फिकार अली भुट्टो ने, वी विल ईट ग्रास बट वी विल हैव आवर ओन वेपन, आवर ओन बॉम्ब। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर का बाप और ये बिलावल का नाना, इसने क्या बोला था, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बना के छोड़ेंगे। एटम बम बना लिया, अब घास भी खा लो। घास खा ही रहे हो? ओ भाई तुम घास खा रहे हो कि नहीं खा रहे, ये बताओ। खा रहे हो ना, फिर यू आर ईटिंग ग्रास। आप लोग घास खा रहे हो, लगातार घास खा रहे हो। क्यों खा रहे हो घास? आप इसलिए घास खा रहे हो क्योंकि आपने और चीजों पर तवज्जो नहीं दी। आपने हाथी पाल लिया, हाथी को घास कहां से खिलाओगे, चारा कहां से खिलाओगे, आपको पता ही नहीं। तो जो हाथी के लिए घास थी वो आप खा रहे हो, राइट? अब देखिए मेरे पास एक वीडियो है, ये वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज आई कैनॉट शो दिस वीडियो, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर सज्जाद राजा हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला है, बड़ा वायरल हो रहा है, और हम वीडियो के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे। हम स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, हम पूरा वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको, स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे। और ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब का जरा एक ट्वीट में आपको पढ़ के दिखाता हूं। दिस इजंट अ मोटरसाइकिल रैली, पीपल इन पाकिस्तान आर डेस्परेटली चेजिंग अ ट्रक कैरिंग wheat flour, hoping to buy just one bag. People of Jammu and Kashmir should open their eyes. Lucky not to be Pakistani and still free to take a decision about our future. Do we have any future with पाकिस्तान? पाकिस्तान का झंडा बना रखा है। ये मैं चाहता हूं एडिटर साहब जरा ये स्क्रीनशॉट्स लगाएं, यहां पे वीडियो ना लगाएं लेकिन स्क्रीनशॉट्स लगाएं इस वीडियो के, ग्रैब्स जिसको हम कहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग यहां पे भूखे हैं, पीछे लड़ रहे हैं एक बोरी आटे के लिए, और मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे हैं ट्रक का कि किसी तरीके से हमें आटा मिल जाए, सस्ता आटा मिल जाए, जो वो है। पूरी देखिए, पूरी मोटरसाइकिल की रैली है पीछे, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्वाद आ गया आप लोगों को, खुशी हो गई? एटम बम आपका है, एटमी मुल्क। हर चीज में पाकिस्तानियों से पूछो, वो साडा एटमी मुल्क है, हो गया एटमी मुल्क। वो भाई साहब पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है, इल्म भी कोई चीज होता है। कुरान शरीफ में सबसे पहले क्या बात लिखी गई है? इकरा। इकरा ये फर्ज है मुसलमान पे, टू रीड। इकरा मतलब पढ़ो। कुरान शरीफ का पहला हुक्म है पढ़ो, वो तुमने पढ़ा नहीं, तुमने बम और बना लिया। ठीक है, अब तुमसे संभल नहीं रहा, अब तुम्हारे गले सूख गए हैं। तो फिर ये पूरा फ्रॉड, ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये सब ये फ्रॉड करना बंद करो। खैर एनीवे दोस्तों, श्रीलंका ने बोला है कि हम जो अपनी मिलिट्री है हम इसको कट करेंगे। तो ये अल जजीरा का आर्टिकल है जो मैं कोट करना चाहता हूं। श्रीलंका का ये कहना है कि भाई जो हमारी फौज है ना, ये इसका 1/3 यानी कि 1,35,000 हम लोग काट देंगे, इसको इतनी फौज कम कर देंगे। और 2020 तक 1 लाख और उसके ऊपर काट देंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें फौज की इतनी जरूरत नहीं है जो हमने एक जमाने में इतनी बड़ी फौज इकट्ठा कर रखी थी। तो में एलटीटी का मामला था, और इनको कोई एक्सटर्नल थ्रेट तो है नहीं श्रीलंकन्स को। ऐसा तो नहीं कि इंडिया अटैक कर रहा है कोई और इनको अटैक कर रहा है, ऐसी बात नहीं। हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो श्रीलंका को इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए। ये इन्होंने जब बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका, जब लोगों की पेट्रोल पंपों में लड़ाई होने लगी और जब मंत्रियों के घर में घुस घुस के चांटे मारने लगे मंत्रियों को, उनके स्विमिंग पूल में लोग नहाने लगे जाके वहां पे, और उनके घरों को उजाड़ दिया, आग लगा दी उनके घरों में, तब जाके एहसास हुआ कि बॉस आपको इतनी बड़ी फौज चाहिए नहीं। किस लिए चाहिए आपको? कौन आपको अटैक कर रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि वेल बैलेंस्ड हाईली टेक्निकल फोर्स हम करेंगे। छोटी फोर्स होगी, इफेक्टिव होगी, जो श्रीलंका अगर कभी प्रॉब्लम हो तो श्रीलंका का दिफा करे, श्रीलंका को प्रोटेक्ट करे। लेकिन छोटी फोर्स जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करे, रैपिड रिस्पॉन्स करे, ये सब श्रीलंका कह रहा है। देखिए ना, श्रीलंका का एक बड़ा खूनी पास्ट रहा है एलटीटी के साथ, इनका जो लड़ाई हुई थी, और बहुत ज़्यादा उसमें इंडियन आर्मी भी गई थी। आप लोग कभी किसी वेटरन से मिलेंगे तो वो आपको ऑपरेशन पवन की, जो मुझसे सीनियर हैं, मेरे ज़माने में तो था नहीं ऑपरेशन पवन, मेरे ज्वाइन करने से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले ख़त्म हो चुका था वो, लेकिन जो मुझसे सीनियर हैं वो आपको कहानियाँ सुनाएंगे ऑपरेशन पवन श्रीलंका की। और मैंने भी ऑपरेशन पवन की कहानियाँ सुनी हैं। मैं कभी श्रीलंका गया नहीं, और जाहिर सी बात है जब ऑपरेशन पवन चल रहा था उस समय मैं स्कूल में था, तो
ऑब्वियसली मेरा कोई नॉलेज नहीं है ऑपरेशन पवन के बारे में, लेकिन जो सीनियर वेटरन्स हैं वो आपको एजुकेट करेंगे। आप कभी उनसे पूछिएगा कि कितनी मुश्किल लड़ाई थी जंगलों के बीच में। वो श्रीलंका की फौज ने भी लड़ी है, और श्रीलंका की फौज ने जो भी करा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करे, फौज ने वो लड़ाई जीती है। आज की तारीख में लिट्टे तो है नहीं वहां पे एलटीटी। अब एलटीटी है नहीं तो इतनी बड़ी फौज चाहिए क्यों? क्योंकि फौज को ना, यू गेट दी आर्मी यू पे फॉर इट। एक साफ सीधी बात है, आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी मेरी बात, लेकिन फौज के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको फौज रखनी है ना, तो फिर आपको उतना पैसा चाहिए, और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप वो फौज नहीं रख सकते, बिकॉज फौज इट्स अ स्टेट बॉर्न एक्सपेंडिचर। स्टेट पैसा देता है इसका, फौज का। और फौज किसी भी देश की, भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कोई भी हो, वो उस देश की ना, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी रोज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जिस दिन बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी इस्तेमाल, एंड दैट इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ना इज वेरी हाई, इट्स वेरी स्टीप। तो दोस्तों ये दूसरी बात थी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताने लगा हूं यहां पे कि अटलांटिक काउंसिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है अमेरिका में। अटलांटिक काउंसिल ने 2-3 बातें कही हैं जो कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इन्होंने बोला है कि इसमें ना, by 2033 do you expect any of the following countries to break up internally for reasons including but not limited to revolution, civil war or political disintegration? तो इन्होंने जो इसमें दिया है, रशिया का 40% चांस दिया है कि रशिया टूट जाएगा, यानी कि रशिया रहेगा, लेकिन रशिया उस हालत में नहीं रहेगा जिस हालत में वो आज दिखता है। 40% चांस है रूस का, 8% है अमेरिका का, 6% है चाइना का, 1% है इंडिया का। यानी कि जो 4-5 बड़े मुल्क हैं उनका इन्होंने दे दिया। सबसे कम चांस है दंगा फसाद, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, सिविल वॉर, जो सबसे कम चांस है वो इंडिया का है 1%, रशिया का है 40%। ये बड़ा है। विच कंट्री इज नॉट करंटली अ फेल्ड स्टेट बट मोस्ट लाइकली टू बिकम अ फेल्ड स्टेट विद इन द नेक्स्ट 10 years? जो मुल्क आज की तारीख में फेल्ड स्टेट को हम नहीं कह सकते कि फेल्ड स्टेट है, लेकिन अगले 10 साल में मोस्ट लाइकली है कि वो फेल्ड स्टेट हो जाए। इसमें नंबर 1 पे है रशिया। फिर से एक्चुअली रशिया के पीछे क्यों पड़े लोग, मैं आपको बताता हूं। रशिया ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूक्रेन में उसके एम्स थे रशिया के ना, कि हमारे ये एम्स होंगे यूक्रेन में, वो एम मीट नहीं कर पाई रशियन मिलिट्री। इसलिए इतने कमांडर्स चेंज हो रहे हैं, सैक हो रहे हैं, किसी और को लगा रहे हैं। वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मेरे साथ बात करते हैं। तो शुरू में जो टॉपिक था, उसके बाद फिर बदलते बदलते काफ़ी टॉपिक्स पर कंक्लूड किया। सबसे पहले जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की कि हमें एज आ न्यूक्लियर पावर स्टेट शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए कि हम दूसरे मुल्क से भीख मांगते हैं। तो जनाबे वाला, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपने भीख किस दौर में नहीं मांगी जो आज आपके 75 साल बाद शर्म आ रही है? आपने ही तो रस्म डाली भीख मांगने की। आपने तो लोगों को बताया कि भीख मांगी कैसे जाती है। आप तो प्रोफेशनल भिखारी हैं। आपको पता है कि शिकौल कैसे पकड़ना है और शिकौल पर क्या क्या चीज़ें लगी होनी चाहिए ताकि सामने वाला मुल्क या बंदा को तरस आकर, या आपने अपना बाजू किस तरह फाड़ना है, आपने अपनी टांग किस तरह करनी है, आपने किस तरह, और आप कौन कौन से जुमले इस्तेमाल करने हैं जिसकी वजह से आपका शिकौल पैसों से भर जाए। आप कह रहे हैं कि हमें एज आ अपना न्यूक्लियर स्टेट शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तानियों के ज़हन में किस आदमी ने डाली है कि जो एक एटमी ताकत है ना, ये ही सब कुछ पाकिस्तान है, इसके इर्द गिर्द जो है ना पाकिस्तान बैठा है। तो शहबाज शरीफ का बयान देना कि हम एक एटमी ताकत होने के बावजूद भीख मांगते हैं, शर्म आती है। तो भाई शर्म नहीं आएगी कि आप जाकर हमारा जो गरीबों का पैसा है वो लंदन में जाएंगे और इतने महंगे फ्लैट खरीदेंगे? उस वक्त इनको शर्म नहीं आती, तो ये बयान देते हुए इसको शर्म आती है। भाई एटमी ताकत क्या हमें रोटी देगा? एटमी ताकत तो हमारी हिफाजत ही करता है ना। एटमी ताकत से हम रोटी तो नहीं खा सकते, एटमी ताकत हमें रोटी नहीं देता भाई। भाई गुजार, एक लिहाज से एटमी ताकत ठीक भी है, तो क्यों मेरी सुन ले। कुछ ऐसे दुश्मन या कुछ ऐसे नासर होते हैं। आप आज मिसाल ले लें रशिया और यूक्रेन की। अगर यूक्रेन को सपोर्ट ना यूरोप की और यूएसए की अब तक ख़त्म हो चुका होता। अगर रशिया को पता होता कि यूक्रेन के पास भी एटमी पावर है, हमारे से बेहतर है या हमसे कम है, जो भी है, हम पर वो भी हमला कर सकता है, बम फेंक सकता है, तो मेरे ख्याल में रशिया इस तरह के कभी जो वार ये कभी भी ना छेड़ता। इस लिहाज से भी ये बात करना चाहूंगा रुखसार भाई कि एटमी ताकत हम बन चुके,
हम एटमी ताकत बन चुके, हमें ये बार बार नहीं बताना चाहिए कि भाई आप हाँ, शहबाज ये शरीफ बात कर रहा है कि भाई हम एक एटमी ताकत होने के बावजूद एक भीख मांग रहे हैं, तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आपकी बात ठीक है कि हम शुरू से भीख मांग रहे हैं, एटमी ताकत तो बने हैं तो शुरू से भीख मांग रहे हैं, आपका किरदार ही नहीं अच्छा। आपने जो लूट लूट के मार लेकर लेके गए बाहर। एक वक्त था मेरे भाई कि जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जा देता था, वो वक्त था, वो वक्त था। इसी खानदान ने भिखारी बनाया पाकिस्तान को। एक ये नहीं है इसके साथ दूसरा भाई भी है जब इसके साथ मिलजुल कर बैठा हुआ है। यार उस 10% मुल्क का क्या होगा कि जिस मुल्क में एक सजा याफ्ता कबीना मौजूद है, जिसमें एक भाई जो है उसको सजा हुई है और वो एक भाई की जो समझ एक मुद्दत में और एक भाई के बिहाफ पर गया या बाहर गया, और उस भाई की जिस भाई ने बिहाफ लिया है, जिसने दावा किया था कि ये वापस आएगा और अदालतों से पूछ नहीं रही बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे इदारों ने उसको वज़ीर आज़म अपना तस्लीम कर लिया। वो अल्लाह की पनाह, पीटो फिर अपना सर, फिर आपका यही होना है यार, फिर आपके हाथ में सारी जिंदगी किशकौल ही रहना है, फिर आपका सारी जिंदगी का सही रहना है। तो भाई मैंने पहले भी बात की है कि जहाँ पर आप इस इदारों की बात करते हैं ना, हुकूमती इदारों की, वो आप मत किया करें। ये उनके जो इत्तेहादी जितनी भी जमातें थी वो सारी इकट्ठी होकर और उन्होंने ये हुकूमत बनाई है मेरे भाई। आपकी एक हुकूमत, फर्ज करें इमरान खान की हुकूमत थी, आपके पास MPs या MNA की तादाद है, ठीक है, अब वो सारी इत्तेहादी जमातें इकट्ठी होकर उस इत्तेदाद को बढ़ा देते हैं, एक तरह कर देते हैं, तो उसमें हुकूमती इदारों का कहाँ पर अमल दखल आ जाता है? वो तो ऑटोमेटिकली उनकी इत्तेहादी तौर पर हुकूमत बन गई। आप गलती सही बनी, गलत बनी। आप एक इदारे का नाम ले रहे हैं जिसका असर है पाकिस्तान में, और उसकी आप डिफेंड करते, हर वीडियो में आपने बोला है कि आप उसका नाम ना ले, तो आप डिफेंड किए जा रहे हैं कि कितना तबाह हमें सियासतदानों ने किया है। उसका जिम्मेदार आपका वो इदारा भी है। ओ भाई नहीं है मेरा भाई, वो हमारा इदारा नहीं है। जितना सियासतदानों ने तबाह किया उतना उसका हाथ है। भाई आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं है, समझने नहीं जा रहा है क्या बात है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप गलत बात। सारे इदारों को उसने आज ख्वाजा साद रफीक का मैं बयान सुन रहा था। आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी जो सियासत है उसमें इतनी मुदाखलत कर दिया कि ये अब इतनी पोल्यूटेड हो गई है, इतनी इसमें अब गंद आ गया कि इसको अब साफ करना चाहिए। उसने बकायदा पैगाम भेजा है इमरान खान को। उसने कहा है कि हम मेरी सुन ले, उन्होंने कहा है कि खान साहब आए मिल के कुछ करें, तो अब खान साहब वापस असम्बलियों में जा रहा है। आज का ये बयान है। ख्वाजा साद रफीक किस पार्टी का बंदा था? भाई नून लीग का है ना। अब क्या हुकूमत में है? हुकूमत में है भाई, वो MNA है, वो बल्कि मिनिस्टर है रेलवे का। अब ये मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास कोई सबूत भी होगा। अब ये हुकूमत में जो है इनके पास कोई सबूत तो लाजमी होगा। भाई तुम सबूत किस तरह का मांगना चाहोगे? मैं कहता हूँ कि उनके जो प्रोजेक्ट्स आते हैं लिखे हुए, मेरी बात आप कहते हैं कि उनका अमल दखल है, हुकूमत जो जजेस बैठे हैं वो उनके खिलाफ कोई आइन पेश करें, कोई एक सबूत दें। यही लोग हुकूमत के और इमरान खान मिलकर, ये सब लोग, सब पार्टियां अगले दिनों में ये सब पार्टियां मिलकर भाई मेरी तो बात सुने, कुछ दिनों में आपको फौज के अंदर से ही सबूत मिलने भाई जिस दिन मिलेंगे मैं भी मान लूंगा। जिस तरह से मैंने तुझे कल भी बताया था रुखसार असद भाई, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक आदमी फौजी जो नॉर्मल है उसकी इतनी बड़ी जायदादें नहीं हो सकती, बाहर की कंट्रियों में जजीरे खरीद नहीं सकता। फिर आप ना माने तो आपको हम मनाने तो नहीं रहे, हमें तो आपको हिंट ही दे सकते हैं कि अफगानियों के बारे में एक बात की थी मेजर साहब ने, कहा कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूं। इसको 100% प्राउड की बात मानता हूँ कि वो भूख से मर जाएंगे। हमारे मुल्क में भी देख लें, वो सारी उम्र वो जंग में रहे हैं, सड़कों पर भी खड़े होकर कुछ न कुछ धंधा करते हैं, अपना कोई ना कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं तो छोटा कारोबार करते हैं। तो मेरे मतलब मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, तो मैं बाइक पर जा रहा था। बाइक जब मेरी खराब हुई तो एक दुकान छोटी सी बनी, मैंने उधर से ठीक है मैंने इससे ठीक करवा देता। वो पाकिस्तानी था, तो मैंने कहा यार तुम इधर ओपन एरिया में शायद सामान लेकर बैठे हो, तो ये आपने शॉप क्यों नहीं ली? शॉप नहीं थी, वो ओपन समय बैठा हुआ था, तो वही मुझे करीब पड़ता था, उसके पास में खड़ा हो गया। तो उसने कहा भाई ये मैंने असूल सीखा पठानों से, अफगानियों से। वो कहते हैं कि हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो दुकानें खरीदते हैं, उसका फिर रेंट देते हैं, उसका बिजली का बिल देते हैं, छोटा सा सेटअप लगाओ, सुबह आओ अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो और शाम तक जो रोज़ी हो जाए वो बच्चों को खिलाओ और सुकून से सो जाओ।
कहते हैं हम तो पहले रेंट के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिर बिजली के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिर उसका कोई और इशू आ जाता है उसका चक्कर। कहता है कि ये हमें अब खुद ये चीज़ें हमें पठानों ने सिखाई है कि देखें उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तान में पठान इतने सरायत कर गए अफगानी का हर गली चुराहा देख लें कहाँ कौन मौजूद है, आपके पठान है। अच्छा रुखसार भाई, ये तो सोल्यूशन कोई ना हुआ है। मैं एक बात कर रहा हूँ, जुगाड़ लगाने वाली बात जुगाड़ नहीं जो आपके पास ये मैं बात ये कह रहा हूँ कि वो जो खुददार किस तरह है, मैं समझ जो गया छोटे वो कारोबार कर लेंगे आपके पास आसमान के तले, आपके पास ठीक है कि आपके पास पैसा नहीं है तो ये लगा ये छोटा कर ले, इंडिया का ठीक एक जनाब आदमी- ये बात सुने ये यार। बात ये मेरे आप ये बात इंडिया का करेंगे। एक आदमी कहता है कि अफगानिस्तान खुददार है लोग। इंडिया से आए हुए महमूद गजनवी को ये चोर कहते हैं। इंडिया से आया हमने अफगानिस्तान से आया ये इंडिया के आदमी, उसे एक लुटेरा और एक चोर कहते हैं। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा महमूद गजनवी, जिसने मुकम्मल इंडिया को हुकूमत की है, रहा अफगानिस्तान में, हुकूमत इंडिया में की जब तक वो जिंदा रहा। अब उसे ये चोर कहते हैं। इनकी किस बात कर हम अच्छा नहीं भाई ये बात मैंने भी लास्ट टाइम की थी कि हिस्ट्री पढ़े, इंडिया वाले आज बड़े उछल कूद रहे हैं कि हमारा अफगानिस्तान इंडिया जिंदाबाद। ये बात और रिकॉर्ड मैंने उस वक्त भी की, जो बात पहले मैंने की थी अब भी उसी बात पर हूं कि ये सांप है, ये वही है जिन्होंने आपको छितर भी लगा, इंडिया हिंद को लूटा भी, 5 इधर से लाख फौज को उन्होंने अच्छा लूट कर भी ले गए। आज रिसेंटली एक बयान आया था, बल्कि इस पर बकायदा एक वीडियो बनाई प्रशांत सर ने, कि जिस पर एक अमेरिकन ने कहा था कि ये वही अफगानिस्तान है जिसको यूके ने पहले अफगानों ने लूटा, फिर यूके ने लूटा। यूके के बारे में बात की थी किसी, मतलब आप मुझे याद नहीं किसने बात, रशिया किसी मेरे ख्याल में की थी ऑफिशियल ने। तो ये वही अफगानी है जिन्होंने इंडिया को लूटा है, इंडिया को नाकों चने चबवाए हैं। और बात याद ये वही रखूंगा भाई अफगानी, रुखसार, आप भी उनकी तारीफें कर रहे हैं, ये भी दौरा में आ रहा है, ये भी दौरा में आ रहा जब है। इनके कौमी तराने में उनका मराठों का नाम आता है ना, तो उनके जो शिवाजी राव थे वो एक भिगौड़े थे। जब वो हुकूमत थी ना उस बादशाह का, मुझे याद नहीं मुसलमानों का, तो उसके बाद जब उनकी हुकूमत आई तो ये दिल्ली से मतलब के वसूल किया करते, तो टैक्स वसूल किया करते। तब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर इनकी ईंट से ईंट बजाकर चला गया। अब वो तो मैंने उस दिन को तारीख याद दिलाई हाँ जी, थी, वो तो उनकी कोई तारीख भाई बताई। भी क्यों से मुंह नहीं की किसी ने भी, क्योंकि पता है तारीख क्या है, सबको पता है। इन अफगानों ने आकर इधर इंडिया को लूटा भी है। और उस पर इन्होंने फिल्म भी बनाई और है, आज संजय दत्त को बनाया हुआ है अमर शाह। आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये बात ठीक वो है असद भाई की और रुखसार भाई की, ये तो पॉइंट बनता है भाई, जिन्होंने हमें लूटा उनकी हम आज क्यों तारीफें कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तान को भी उन्होंने और इंडिया चले को पाकिस्तान तो कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान तो मुल्क ही नहीं है। आप तो अपने आप को मान समझते हैं, आप तो कम कम ये सोचें कि जिस मुल्क और को खुशी नहीं लोगों मनानी ने, चाहिए चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ वो है। एक मरतबा नहीं पता कितने कितने अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनवी, पता नहीं हर एक आप ऐसे तरीक पढ़ते हैं तो आप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि आपका वो हमारा सका नहीं है अफगानिस्तान। आज वही मेजर इनके उठ के कह रहे हैं कि अफगानी ओ ये भाई, अच्छे हैं, ये बुरे हैं। इस नहीं, हिंदुस्तान ये की भी बात तारीख उन्होंने में की। लेकिन ये क्वालिटी है उन अफगानों में, ये क्वालिटी भी माननी पड़ेगी। मेरी तो बात सुने, उन्होंने वो भीख नहीं मांगते, यही बात की हमारी है ना। तरह। आगे तो उसने ना मेजर साहब ने बात की कि वो एक खुददार कौम है, वो भीख नहीं मांगते। ये नहीं कि उनको नहीं हमारे वो जो लीडर अच्छे बहुत और बात यार हमारे हिंदुस्तान के कुछ भाई हैं, बल्कि ज्यादातर 100 में से 80% लोग ऐसे होंगे हिंदुस्तान में, आप आज आपको मिलेंगे जो अफगानिस्तान को करें अफगानिस्तान और इंडिया जिंदाबाद, अफगानिस्तान और दोस्ती। हालांकि तारीख नहीं याद इनको कि हमारे साथ उन अफगानों ने किया क्या। मैं बताता हूँ, जो पढ़ा लिखा ज़हन है, जो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ता है, वो ऐसे बातें कभी नहीं करेगा। जो आम आवाम है, थोड़ा सा अकल से, मैं कहता हूँ जो उसको कोई समझ नहीं है, वो ऐसी बातें कर सकता है। हमारे जिसने तरीक पढ़ी है वो ऐसी बातें कभी भी नहीं करेगा। जो मीडिया है ना, चाहे पाकिस्तान का चाहे इंडिया का, हमारे मीडिया ही हमारे लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें तारीख का पता नहीं होता, उन्हें ये तारीख का नहीं पता होता जो ये लोग बातें करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो लगी, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।